वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार हिमालय की गोद से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप सभी सुधी श्रोताओं, धर्मावलंबियों, सनातन प्रेमियों, राष्ट्रभक्तों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज एक विषय कुछ दिनों से मेरे मस्तिष्क में चल रहा था, तो उस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। यह विषय है कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो आरंभ से ही मुसलमानों में देश को तोड़ने की प्रवृत्ति देखी गई। कई बार हम सोचते हैं कि जिन्ना ने देश को तोड़ दिया, और ये सच भी है, लेकिन जिन्ना से पहले की क्या स्थिति थी? तो इस पर मुझे याद आता है कि जब मैं इतिहास की पुस्तकें पढ़ा करता था, एनसीईआरटी की, तो उसमें आप देखिए कि कुछ तस्वीरें होती थी, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, और वो चूंकि उस युग में ब्लैक एंड व्हाइट की तस्वीरें होती थी, तो हम लोग बालपन में उसका स्केच बनाया करते थे और बड़ा अच्छा लगता था। राजा राम मोहन राय की पगड़ी बड़ी सी, उसी प्रकार से इन लोगों के नाम तो समाज सुधारकों में आते थे, लेकिन जब राजनीतिक आंदोलन की बात चलती थी तो मुझे याद आता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, इनकी तस्वीरें भी हुआ करती थी। तो वो हमारे मस्तिष्क पर वो चित्र अंकित हो जाते थे। तो ये सब जो व्यक्ति हैं, इतिहास की पुस्तकों में इस प्रकार से दिए गए हैं कि महान थे, तभी तो इतिहास की पुस्तकों में इनके नाम आएंगे, इनके चित्र आएंगे। तो जब कालांतर में जब मैंने अध्ययन किया तो पाया कि राजा राम मोहन राय के विषय में कहीं भी आपको यह नहीं मिलेगा कि वो मरे कहाँ। एक बार मैंने एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें खरीद ली, जो छोटे बच्चों से होते हुए 12वीं तक की, और केवल इतिहास ही नहीं, सामाजिक विज्ञान आदि 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 आदि। तो मैंने पाया कि राजा राम मोहन राय के विषय में हमेशा ये कहा गया कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, वो कैसे नौकरी करते थे, कितनी भाषाओं के ज्ञाता थे, उन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र आरंभ किए, उनका अमूल्य योगदान है, आदि आदि। और फिर सब सर प्रमुख जो विषय होता था वो था कि उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ हुई, वो मरे कहाँ? और इसमें बहुत गूढ़ तत्व छिपा हुआ है कि जो हमारे यहाँ का इतिहास लेखन है उसका एक अपना उद्देश्य है, हमारे मस्तिष्क को साधने का। हम वैसा बने जैसा वो चाहते हैं। राजा राम मोहन राय के विषय में ये न बताना कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई,
उसी में सब कुछ छुपा है, क्योंकि उनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी और वहां क्रिश्चियन बन गए थे। तो यह बात कैसे लिखी जाती? उनकी छवि तो क्षण में धराशायी हो जाती। और फिर आप गहराई में जाएंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तो ये जो सती प्रथा का जो विवरण है, ये कुल मिलाकर के आपको लगेगा कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया गया है, बहुत बड़ा छल। मैं मानता हूं कि हिंदू धर्म पर सर्वाधिक प्रचंड प्रहार बौद्धिक वर्ग द्वारा सती के रूप में किया गया, क्योंकि इस्लाम में भी तो बहुत कमियां थी, उनकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं गई। ईसाइयों में कमियां थी, उनकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं गई। केवल हिंदुओं को ही क्यों लक्षित किया गया? ये बहुत बड़ा विषय है। फिर भी यह विषय आज का नहीं है, इसलिए मैं इसकी गहराई में नहीं उतरना चाहता। एक राजा राम मोहन राय की तरह ही एक और चरित्र है, वह है बदरुद्दीन तैयब जी। और इनकी तस्वीर भी एनसीईआरटी की पुस्तक में मुझे याद है कि होती थी। तो सामान्यतः एक छात्र क्या सोचेगा? सामान्यतः एक छात्र सोचेगा कांग्रेस पार्टी को लेकर के कि वो 1887 में, अर्थात 85 में, 1985 में, 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, उसकी स्थापना होती है। और 86 को छोड़ दीजिए तो तीसरा जो अध्यक्ष बनता है, उस व्यक्ति का नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। नाम से स्पष्ट है कि वो मुसलमान थे। और उनकी तस्वीर आई तो हमें तो ये लगता है कि वो एक प्रकार से हमारे देश के लिए चिंता करने वाले, देश का भला करने वाले, इस प्रकार की छवि बनेगी ना जब आप इतिहास की पुस्तक में ऐसे व्यक्ति की तस्वीर देखेंगे। लेकिन कहीं भी मुझे ये स्मरण नहीं है कि यह बताया गया हो कि बदरुद्दीन तैयब जी जब उसके अध्यक्ष बने उसके बाद क्या हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी क्या चाहते थे, कैसे व्यक्ति थे? राष्ट्र प्रेमी थे, राष्ट्रभक्त थे, या देश विभाजक थे, क्या थे? इसकी जानकारी आपको नहीं दी जाती है। तो मेरा मानना है कि मौलाना आजाद जो कि प्रथम शिक्षा मंत्री बने, जो स्वयं मदरसा छाप थे, वो किसी भी आज की तरह के स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। जन्म उनका मक्का में हुआ था। उनकी जो मूल भाषा थी, मातृभाषा, वो अरबी थी। भारत में आकर के उन्होंने उर्दू सीखी। ऐसे व्यक्ति को भारत का शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया? तो इनका ऐसे जो तत्व हैं, इनका उद्देश्य स्पष्ट था, हिंदू धर्म को नष्ट करना, हिंदू राष्ट्र को नष्ट करना, और कुछ सीमा तक किया भी। देश का बंटवारा हो गया, देश को तोड़ दिया, और हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए अनेकानेक उपाय किए गए। उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण तो संविधान ही है, जिसमें सारे विशेषाधिकार अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। और एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग है जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ से ऊपर है। यह अल्पसंख्यक शब्द का अपमान है, अल्प का अपमान है। तो ये उद्देश्य था। अब बदरुद्दीन तैयब जी के विषय में जानिए, यही आज का विषय है। ये कैसे प्राणी थे? इनको कांग्रेस का तीसरा अध्यक्ष बनाया गया। आप सोचिए कितना बड़ा इनको सम्मान दिया गया। यह भी एक विचित्र बात है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज करता है,
एओ ह्यूम, पहला अध्यक्ष जो है वो WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बंदोपाध्याय बनते हैं। दूसरा अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता, वो एक पारसी थे। तीसरा अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा और पांचवा ये दो अध्यक्ष बनते हैं अंग्रेज। तो आप देखिए कि आरंभ के जो 5 वर्ष हैं, जब भारत की जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात लगभग 74 या 75% था अविभाजित भारत में, तब हम क्या देखते हैं कि पहले 5 अध्यक्ष में एक ही अध्यक्ष हिंदू बनता है और शेष जो 4 हैं उनमें एक पारसी, एक मुसलमान, 2 क्रिश्चियन बनते हैं। इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये विचित्र पार्टी थी। देश हित का इसका कोई उद्देश्य नहीं था और मेरा तो मानना है कि इस देश का सत्यानाश ही इसलिए हुआ कि अंग्रेज द्वारा स्थापित कांग्रेस पार्टी ने बाद में अपना विस्तार करके स्वतंत्रता आंदोलन चलाया और वो इस देश पर देश की सत्ता ले ली। यदि यह स्वतः स्फूर्त होता, भारतीय लोगों के द्वारा इस संस्था का गठन किया गया होता, तो इतिहास कुछ और होता। अंग्रेज जो चाहते थे वो करते थे और राष्ट्रहित उनका कोई उद्देश्य नहीं था, उनका कोई विषय नहीं था। तो अब देखिए कि बदरुद्दीन तैयब जी का जो चरित्र है उस पर आज का ये व्याख्यान है। तो एओ ह्यूम के नाम बदरुद्दीन तैयब जी का पत्र। बदरुद्दीन तैयब जी ने दिसंबर 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। जैसा मैंने बताया, अध्यक्ष बने। यह कई प्रमुख मुसलमानों को पसंद नहीं आया और सैयद अहमद इनमें मुख्य थे। इससे एक विवाद उत्पन्न हो गया। तैयब जी के सैयद अहमद तथा अन्य मुस्लिमों के साथ पत्र व्यवहार हुए। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि तैयब जी क्या कहते हैं। शुरुआत में तैयब जी ने अपने कार्य का बचाव करने का प्रयास किया, बल्कि उन्होंने अपनी बात की वकालत करते हुए यहां तक कहा कि उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब आप देखिए, इस व्यक्ति का चरित्र देखिए। जो व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष है वह यह स्वीकार नहीं करता है कि भारत एक राष्ट्र है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया क्यों गया। और विडंबना देखिए कि तीसरा ही अध्यक्ष मुसलमान बनता है। और हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले आप देखिए 1940 से लेकर 1946 तक लगभग 6 या 7 वर्ष निरंतर कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठता है? मौलाना आजाद। क्यों? मुसलमानों को इतना महत्व क्यों दिया गया, जबकि उन्होंने देश तोड़ा। और 1940-39 से तो मुस्लिम लीग पार्टी की स्पष्ट मांग हो गई थी पाकिस्तान बनाने की, तब भी आप मुसलमान को अध्यक्ष बना रहे हैं। आगे देखिए, उन्होंने सैयद अहमद को भेजे अपने पत्रों में इस बात की ओर भी संकेत किया कि कांग्रेस ऐसे किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श नहीं करने के लिए जिसका मुस्लिम समुदाय विरोध करता हो राजी हो गई है।
अर्थात मुसलमानों से संबंधित कोई भी कार्य होगा तो उस पर विचार विमर्श कांग्रेस नहीं कर सकती। ये इस पर कांग्रेस राजी हो गई। इस बात से भी सैयद अहमद और अन्य लोग संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन सैयद अहमद और उनके साथ के जो लोग थे वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। वे लोग शक्तिशाली शत्रु थे और तैयब जी पीछे हट गए। अब इसके बाद देखिए कि उन्होंने बदरुद्दीन तैयब जी ने ईओ ह्यूम को एक पत्र लिखा और वही पत्र हमारी वार्ता का मुख्य आधार है। आज लिखते हैं, प्रिय ह्यूम, मुझे आपका 20 तारीख का पत्र जबलपुर पत्र व्यवहार के संलग्नक के साथ प्राप्त हुआ। मैंने उत्तर देने में देर की क्योंकि जो बात मैं कहने वाला हूं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं लंबे समय से हालांकि इस बारे में सोचता रहा हूं, फिर भी मैंने सोचा कि इस पर कुछ और समय तक विचार किया जाए, इससे पहले कि मैं यह बात आप तक पहुंचाऊं। अर्थात ये खूब सोच समझकर इन्होंने पत्र को तैयार किया, बहुत समय लिया। मैं आपको यह पत्र निश्चय ही कांग्रेस के एक ऐसे उत्साही मित्र के रूप में लिख रहा हूं जो इसकी सफलता चाहता है, मतलब कांग्रेस की सफलता चाहता है। कैसी कांग्रेस? वह कांग्रेस जिसका अध्यक्ष कह रहा है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। और आगे आप देखेंगे कि यह कांग्रेस का विनाश चाहता है यह व्यक्ति, लेकिन कहता है कि मैं इसकी सफलता चाहता हूं। तो शब्दों में छल है, पाखंड है, आगे स्पष्ट हो जाएगा। निसंदेह आप मुसलमानों की गतिविधियों को देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप शायद उनकी भावनाओं से उतने बेहतर तरीके से अवगत नहीं होंगे जितना कि मैं। अब यहां यह स्पष्ट हो रहा है कि ईओ ह्यूम भी जानते हैं कि मुसलमानों का चरित्र क्या है, मुसलमान चाहते क्या है। लेकिन तैयब जी का कहना यह है कि मैं चूंकि मुसलमान हूं, भारतीय हूं, तो मैं मुसलमानों के बारे में जो जानता हूं वो आपसे कहीं श्रेष्ठ समझ है मेरी। साथ ही इस मुद्दे पर मैं विभिन्न समुदायों से के उन विद्वानों से जो कांग्रेस के पक्ष में हैं विचार विमर्श करता रहा हूं। इसलिए जो मैं लिख रहा हूं उसे केवल मेरा या बंबई के अन्य प्रमुख मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि मेहता और तैलंग जैसे लोगों का भी विचार समझा जाए। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो पत्र लिख रहे हैं और उसमें जो विचार रख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये केवल मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है। उस समय की जो प्रमुख मुसलमान हैं देश भर के, उनका विचार है, मुंबई के विद्वानों का विचार है, और उसमें नाम भी लेते हैं। हम सभी का यह विचार है कि मुसलमानों की विशेष रूप से विरोधी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए जो दिन प्रतिदिन ज्यादा मुखर और स्पष्ट होती जा रही है, कांग्रेस के मित्रों, प्रोत्साहकों और समर्थकों के लिए जरूरी है कि वे इस समय अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करें। अब मुसलमानों की प्रवृत्ति क्या है? विरोधी प्रवृत्ति है, वह कांग्रेस की विरोधी है, एक राष्ट्र नहीं मानती है, यह प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति धीरे धीरे मुखर होती जा रही है। साथ ही यह भी देखें कि वर्तमान परिस्थितियों में हर साल कांग्रेस की बैठकें आयोजित करना बुद्धिमानी होगी या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि कांग्रेस उस समय कुछ करती नहीं थी, न कोई आंदोलन चलाती थी, न कोई काम करती थी। वर्ष भर में एक बार दिसंबर महीने में जाकर बैठक होती थी, अधिवेशन होता था। और ये अधिवेशन मात्र भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनके गले नहीं उतर रहा है। ये भी कह रहे हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे लाभ है कि नहीं। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि हर साल इस आंदोलन के कारण जो मतभेद और कटुताएं उत्पन्न होती हैं, वे इसके लाभों पर कहीं भारी पड़ जाती हैं।
मतलब आप अधिवेशन करते हैं और समाज में कटुता फैल जाती है, मतभेद फैल जाता है। तो ये कैसा मतभेद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुसलमानों को अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा अगर भारत के सभी समुदाय सहमत हों तो मेरे विचार में कांग्रेस एक बड़ी अच्छी चीज होगी और भारत के लोगों के हित में बड़े अच्छे काम करने में सक्षम भी। कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य यह था कि वह विभिन्न समुदायों और प्रांतों को एकीकृत करे और इस प्रकार सद्भाव को बढ़ावा दे। लेकिन अभी स्थिति यह है कि मुसलमान हिंदुओं से इतने दूर हो गए हैं जितने पहले कभी न थे। अब क्या किया जाए? यदि मुसलमान दूर हो गए तो क्या किया जाए? अर्थात आप कोई आंदोलन न चलाएं, आप कोई काम न करें, यथास्थिति बनाए रखें। तो ये आप देखेंगे इस पत्र में जो एक अंतर्निहित भावना है, वो उसका कारण भी अंग्रेज है, क्योंकि अंग्रेज ऐसा ही चाह रहे हैं। मुस्लिम लीग को बनाने में कांग्रेस का हाथ था। सैयद अहमद खान को खड़ा करने में भी उस अंग्रेजों का हाथ था, कांग्रेस का नहीं कि अंग्रेजों का। तो ये दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, लेकिन हमें जिस विषय से ज्यादा मतलब है अभी, वो है कि मुसलमानों की प्रवृत्ति क्या थी और बदरुद्दीन तैयब जी उस प्रवृत्ति को कैसे दिखा रहे हैं। साथ ही साथ मुसलमान भी दो धड़ों में विभाजित हो गए और दोनों वर्गों के बीच यह खाई दिन प्रतिदिन चौड़ी होती चली जा रही है। निजाम और राज्य के सभी प्रमुख लोग जैसे सालार जंग, मुनीरुल मुल्क, फतेह नवाज और सबसे बढ़कर सैयद हुसैन बिलग्रामी विपक्ष में शामिल हो गए हैं, जिनका नेतृत्व सैयद अहमद आमिर अली और अब्दुल लतीफ जैसे जाने माने लोग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि कह रहे हैं कि मुसलमानों में भी दो गुट हैं, लेकिन वो नाम केवल एक गुट का लेते हैं। स्पष्ट है कि ये गुट प्रभावशाली है और इसमें बड़े बड़े नवाब उस समय के हैं। और आप सभी दर्शकों को, विद्वानों को, श्रोताओं को ज्ञात होगा कि जो बाद में मुस्लिम लीग बनी थी उसमें भी ऐसी ही हालत थी कि बड़े बड़े नवाब बैठा करते थे और वो सारे यथास्थिति को बनाए रखना चाहते थे। वो जानते थे कि यदि देश स्वतंत्र हुआ, देश लोकतांत्रिक हुआ, तो उनके अधिकार जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ये वो चाहते नहीं थे, इसलिए वो मुस्लिम लीग के पक्षधर हुए और अंततः देश का बंटवारा हुआ। तो यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जो दूसरा पक्ष है, जो कांग्रेस का पक्षधर है, कांग्रेस का समर्थक है, उसका नाम तक नहीं लेते हो। मैं अपने इस तर्क के लिए एक बार यह मान लेता हूं कि ये सभी लोग गलत हैं और हम सही हैं, फिर भी तथ्य नहीं बदलता और चाहे हम पसंद करें या ना करें, हमें अपनी कार्रवाइयां इस तथ्य पर आधारित रखनी होंगी कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा बहुमत इस आंदोलन के विरुद्ध है। इस सामूहिकता के विरुद्ध यह कहना निरर्थक होगा कि बौद्धिक और शिक्षित मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में है। अभी दूसरा पक्ष जो मैंने कहा जिसका नाम नहीं लेते, वहां पर आ गया है बौद्धिक और शिक्षित, लेकिन इसको भी वो एक प्रकार से कह रहे हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। अब अगर मुसलमान समुदाय पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ है, अब देखिए अब अपने रंग पर आ गए। पहले कहा दो गुट है, अब कह रहे हैं कि अब अगर मुसलमान समुदाय पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ, न संपूर्ण मुसलमान समुदाय, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सही हैं या गलत। और इससे स्वतः ही एक यह आंदोलन एक आम या राष्ट्रीय कांग्रेस होने का अपना अधिकार खो देता है। अब ये भी कहते हैं कि ये सही हो या गलत, और मैं आपको बताऊं कि ये जो मुसलमानों का जो गुट था, जो बाद में मुस्लिम लीग में बदल गया और अंततः देश का विभाजन हुआ, ये सर्वथा और सदा गलत थे। ये गुट गलत था, सदा गलत था, ये कभी सही नहीं था, अतार्किक था, तर्क से परे था।
जैसे विधायिका में सीट के लिए जो दावा उन्होंने किया, कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया। तो पहली बात तो ये थी कि जनसंख्या इनकी 1/4 थी और ये आरक्षण मांग रहे थे 1/3 का, और वो उनको मिला। इतना ही नहीं, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, अर्थात एक क्षेत्र विशेष में न केवल मुसलमान ही प्रत्याशी होंगे, वरन केवल और केवल मुसलमान ही उनको वोट देंगे। आप देखिए लोकतंत्र के किस सिद्धांत में ये बातें हो सकती। लोकतंत्र में पहले तो आरक्षण ही नहीं हो सकता, दूसरा यदि हो भी जाए तो आपके अनुपात में होगा, तो ये अनुपात भी उनको नहीं चाहिए था। तो इसको बीज से ही ये गलत थे, मुसलमानों की मांग गलत थी, कांग्रेस ने उसको स्वीकार कर लिया, वो दूसरी गलती थी, और इसीलिए इसका अंत विभाजन में हुआ। तो ये कह रहे हैं सही हो या गलत, हम ऐसे हैं, तो आप हैं इसका मतलब आप जो चाहे करेंगे, और हुआ भी यही। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां कोई तर्क नहीं है, यहां कोई सिद्धांत नहीं है, किसी चीज को नहीं मानना है। इससे तो अच्छा होता कि आप लोकतंत्र को ही नहीं मानते, आप लाठी के की बदौलत, लाठी के बल पर सत्ता हासिल कर लेते, जैसे पहले राजा महाराजा करते थे, वो फिर भी श्रेष्ठ कार्य होता। लेकिन एक चोला ओढ़ना कि ये लोकतंत्र भी है, लेकिन लोकतंत्र के किसी भी सिद्धांत को नहीं मानना है। बाद में तो इन्होंने ऐसा कहा कि जो कैबिनेट बनेगा, जहां कहीं भी सरकार बनेगी, राज्यों में और केंद्र में भी, तो जितने मंत्री कांग्रेस के होंगे उतने मंत्री ही मुस्लिम लीग के होंगे। अब आप देखिए, 1/4 से 1/3 पर आ गए, और 1/3 से अब 50% पे आ गए, अर्थात हम सरकार चलाएंगे। दूसरी बात, विपक्ष कोई नहीं होगा, जो भी होगा वो सत्ताधारी ही होगा। ये भी एक अजीबोगरीब लोकतंत्र है। तो आप अपना सर पीट लेंगे यदि आप इस विभाजन के इतिहास को पढ़ेंगे। और मैं मानता हूं इसका बीज रूप का जो जो दृष्टिगोचर होता है, वो बदरुद्दीन तैयब जी के इस पत्र में दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि इस पत्र के माध्यम से न केवल बदरुद्दीन तैयब जी स्वयं बोल रहे हैं, वरन सैयद अहमद खान और उनके साथ के जितने लोग हैं वो सब बोल रहे हैं, और एक प्रकार से उस समय जो मुसलमानों का मुखर वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आगे देखिए, अगर ऐसा है तो यह कुछ अच्छा करने की अपनी शक्ति से काफी हद तक वंचित है कांग्रेस पार्टी। निसंदेह इसे कुछ लोगों के संबल और दृढ़ निश्चय की बदौलत चलाया जा सकता है, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी नहीं होती यदि मुस्लिम इस संस्था में सम्मिलित होते। यह भी स्पष्ट कर दिया कि मुसलमान इसमें सम्मिलित नहीं है, तभी ये कमजोर है। मैं देख रहा हूं कि हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य कड़वाहट बढ़ रही है, साथ ही यह भी कि मुस्लिम नेताओं के विचारों में मतभेदों से विवाद और कटुता उत्पन्न हो रही है, जिसके अत्यंत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। वही जो मैंने कहा कि आप कुछ मत कीजिए, इसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे कटुता हो रही है, मतभेद हो रहे हैं, और ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए इस देश में। मुसलमान समुदाय की विचित्र स्थिति के चलते यह आवश्यक है कि हमें सभी राजनीतिक मुद्दों पर एक साथ काम करना चाहिए, लेकिन यह वैमनस्य बीच में आ जाता है। तो कैसे करें? छोड़ दें काम। मुझे अभी भी दिख रहा है कि बंबई तक में हम उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह पहले किया करते थे। अभी सबके लिए उत्तरदायी कांग्रेस पार्टी है। अभी इसके 2 ही वर्ष हुए हैं, तीसरा वर्ष चल रहा है।
इन परिस्थितियों के अधीन अच्छाई को बुराई पर प्रधानता देते हुए अपने सामर्थ्य के हिसाब से अत्यंत सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, इनका निष्कर्ष देखिए पत्र का, कि हर साल होने वाले कांग्रेस के अधिवेशनों को रोक देने का समय आ गया है। कांग्रेस को रोक दीजिए, अधिवेशनों को। एक ही तो कार्य कांग्रेस करती थी, उसको भी आप समाप्त कर दीजिए। मैं चाहूंगा, अगले वर्ष इलाहाबाद में अधिवेशन होना था, तो उसके विषय में लिख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन अधिक से अधिक सफल हो। मैं चाहता हूं कि इसमें मुस्लिमों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व हो और उसके बाद कम से कम 5 सालों के लिए कांग्रेस को स्थगित कर दिया जाए। पहली बात तो आपके पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमान क्यों आएंगे, बड़ी संख्या में इसमें भाग लेंगे। जब आप कह रहे हैं कि वो इसके विरोधी हैं, तो ये भी एक छली प्रवृत्ति है, बेकार की बात लिख रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि उसके बाद कम से कम 5 सालों के लिए कांग्रेस को स्थगित कर दिया जाए, मतलब कांग्रेस की कोई क्रियाविधि, कोई क्रियाकलाप 5 वर्षों तक न चलाया जाए। इसमें हमें पूरी स्थिति पर फिर से विचार करने का मौका मिलेगा और यदि आवश्यक हो तो गरिमा के साथ इससे निवृत्त होने का भी आगे और स्पष्ट हो जाएगा कि ये निवृत्ति क्या है। साथ ही इससे हमें अपने कार्यक्रम के क्रियान्वयन का काफी समय मिल जाएगा, जो पहले ही काफी विस्तृत हो चुका है। यदि 5 साल के बाद हमारे लिए संभावनाओं में सुधार हुआ तो हम अपनी कांग्रेस का नवीनीकरण कर सकते हैं। यदि नहीं तो यह ध्यान में रखते हुए कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए और विभिन्न जातियों को एकात्म करने के लिए हमने भरपूर प्रयास किए, हम इस गरिमा के साथ समाप्त कर देंगे, अर्थात कांग्रेस को तिरोहित कर देंगे, कांग्रेस का अंत कर देंगे, कांग्रेस को की हत्या कर देंगे। वो जो कुछ भी था उसकी भ्रूण हत्या कर देंगे या शिशु हत्या कर देंगे। अभी तो शिशु उत्पन्न हुआ था। ये है बदरुद्दीन तैयब जी। अब आप मुझे बताइए कि वो जो इतिहास किताबों में इनकी तस्वीर छपती है और इनके विषय में बात होती है, तो न्याय तो यह कहता है कि यदि आप ये लिखते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस पार्टी का अंत करने के लिए भी इन्होंने पत्र लिखा। और सबसे बड़ा कटु सत्य क्या है कि इस पत्र लेखन के बाद से जीवन भर बदरुद्दीन तैयब जी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि पत्र की जैसी भाषा है, जैसी भावना है, उसके बाद से वो व्यक्ति उस दल में रह ही नहीं सकता और वो व्यक्ति नहीं रहा। तो कांग्रेस का घोर विरोधी, कांग्रेस का अंत चाहने वाला व्यक्ति का नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। और इस पत्र के माध्यम से हमें यह भी समझ में आ जाता है कि कैसे आरंभ से ही मुसलमानों की क्या प्रवृत्ति रही है और इस प्रवृत्ति के पीछे अंग्रेजों का हाथ रहा है सदैव। तो मुझे यह विषय इतना रोचक, इतना गंभीर लगा और इतना महत्वपूर्ण लगा कि मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं के सम्मुख इस विषय को रखूं और आप सब भी मनन चिंतन करें, अपने इतिहास को पढ़ने की एक दृष्टि विकसित करें। जो कुछ सरकारी किताबों में है
वहीं तक अपने आप को सीमित न रखें, स्वाध्याय करें और स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञानार्जन करें, तो आप सत्य के निकट पहुंच सकते हैं। और फिर आप जानेंगे कि सचमुच क्या हुआ था हमारे देश में। यह हमारा दुर्भाग्य है कि उस पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया और अंग्रेज अपने उद्देश्य को साध रहे थे, जबकि हम भ्रम में थे कि हमारा कुछ भला होगा, और इससे कुछ भला नहीं हुआ इस देश का। इस देश में लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं इस देश के लिए। क्या क्या नहीं गंवाया है, क्या क्या यंत्रणा नहीं सही है, कैसे कैसे अत्याचार सहे हैं। यह एक पृथक गाथा है। लेकिन उनको भुलाकर, उनको विस्मृत करके केवल गांधी नेहरू का झुनझुना बजाते रहते हैं हम, और हमें ऐसा लगता है कि ये कितने महान थे, जबकि सच्चाई ये है ये सब भी बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी, समझिए कि वो चरित्र को स्पष्ट करते हैं। एक अच्छी बात है कि उन्होंने सब कुछ स्पष्ट किया, कुछ छुपाया नहीं। हालांकि शब्दों में उन्होंने थोड़ी सी बाजीगरी या जादूगरी करने का प्रयास किया है, जैसे कि मैं कांग्रेस का भला चाहता हूं, उसकी सफलता देखना चाहता हूं, या इलाहाबाद अधिवेशन में अधिक से अधिक मुसलमान आ जाएं। ये सब थोड़ी सी विडंबनापूर्ण बात है, लेकिन कुल मिलाकर उस व्यक्ति ने जो उसके मन में था वो आगे उसने रख दिया। तो आप लोग अपनी टिप्पणी करेंगे और अपनी बातें रखेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं इसी बिंदु पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ताओं को सुने, हो सके तो उनको लाइक करें, शेयर करें, टिप्पणी अवश्य करें, जिनसे हमें ये पता चलेगा या पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों तुर्की पर जो वार्ता की थी, वह भी ऐसे ही आप जैसे किसी श्रोता ने मांग की थी कि तुर्की पर आप अपनी वार्ता रखें, तो मैंने उस प्रकार से वार्ता रखी। तो आपकी यदि कोई इस प्रकार से कोई बात हो तो वो भी हमारे सामने रख सकते हैं आप। हमें प्रसन्नता होगी आपके विषयों पर बात करने के को लेकर के। तो आपसे विदा लेते हुए जय श्री राम।